हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए थे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लेके, जिसमें हम पढ़ेंगे EU, नाफ्टा, एशियन, सार्क, ब्रिक्स, इनके बारे में। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियो भी देख सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड के वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कॉपरेशन क्या होता है। जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था ये था कि कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हो ताकि ट्रेड के बैरियर्स को कम किया जा सके या फ्री ट्रेड को किया जा सके। तो पहले क्या था, जब इंटरनेशनल ट्रेड आया तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। जो कुछ कंट्रियां थी वो तो अच्छी डेवलप हो रही थी, जिनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, पर जो कुछ अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज थी वो वैसी ही थी। इसके लिए रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट आए, जिसका रिजल्ट था कि जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है उनको प्रोटेक्टेड रख सके, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे ध्यान दिया जा सके, ताकि जो भी ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, उससे उनको प्रोटेक्टेड रखा जा सके। तो डेवलप्ड इकोनॉमी ने भी कुछ अपने ही रीजनल ग्रुपिंग कर ली, उनको फॉर्म कर लिया। इकोनॉमिक ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेड नेगोशिएशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें जैसे कि नाफ्टा, EU, एशियन, सार्क, ये ग्रुप्स आए कंट्री के अंदर रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, जो कि बेस्ड थे जोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी को लेकर। ब्रिक्स ग्रुपिंग था कंट्री का इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, ये जोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी पे बेस्ड नहीं था बल्कि एक समिट था। इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है EU, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का ग्रुप है। ये सारे देश एक साथ आए थे ताकि इनके बीच में चीजों को इजी बना सके, सेफ बना सके लोगों के लिए और अच्छी बना सके। इसलिए ये 27 ग्रुप एक साथ आए थे। ये सभी देश एग्री थे कि वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ये स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। इसमें पहले 28 मेंबर्स थे, पर 31 जनवरी 2020 को यूके ने अपने आप को इसमें से हटा लिया। यूरोपियन यूनियन का आइडिया जब बहुत ज्यादा 2 युद्ध हो गए थे यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे का नुकसान करें, तो वो एक साथ में आए ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और ग्रो हो सके। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव था कि पीस को प्रमोट करना और वेलबिंग को इम्प्रूव करना नेशंस के बीच में, मतलब शांति लेके आना और अपने देश की भलाई में और सुधार करना। इन्होंने क्रिएट किया कि जो यूरोप है वो फ्री है और सेफ है, इसमें कोई भी इंटरनल बॉर्डर नहीं है। जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो इसकी मेंबर्स थी, तो ये पूरे यूरोप को सेफ करना चाहते थे। ये इंश्योर करता है कि जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो स्मूथ होगा, एफिशिएंट होगा यूरोप के बीच में, और जो कंपटीशन होता है कंपनीज के बीच में वो फ्री रहता है और फेयर रहता है। ये यूरोप में शांति को बताता है कि आप यूरोप के अंदर शांति को लेके आ सके, लोगों के जीवन को उनको अच्छी लाइफ दे सके, सभी लोगों के साथ सही हो, फेयर हो, कोई भी उससे छूट ना पाए। आप जो भी यूरोपियन कंट्री सब एक दूसरे की लैंग्वेज, कल्चर की रिस्पेक्ट करे। और जो यूरोपियन इकोनॉमी थी वो और स्ट्रांग हो गई, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने सेम करेंसी का यूज किया जो कि थी यूरो, ताकि वो एक दूसरे के साथ इजीली बिजनेस को कर सके। सेकेंड आता है नाफ्टा, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 1 जनवरी 1994 को आया था। ये एक एग्रीमेंट था कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। ये एलिमिनेट करता है कि जो भी टैरिफ्स हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में आप उनको हटा सके, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है ट्रेड को लेके उनको हटाने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। इसको 1 जुलाई 2020 में USMCA के नाम से रिप्लेस कर दिया गया, जिसमें कि 3 कंट्रियां थी, तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी ट्रेड में बैरियर्स है, मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शंस है, उनको हटाए जा सके। क्रॉस बॉर्डर आप अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि ट्रेड इजीली हो सके। ये फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है कि सब लोग इजीली कॉम्पीट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करता है, और जो आपके IPR रहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको भी प्रोटेक्टेड रखता है और उनको इफेक्टिव बनाता है कि आप उनका यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है एशियन। एशियन इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक और थाईलैंड में। इसके 10 मेंबर्स थे एशियन के। इनको 5 देशों ने पहले फाइंड आउट किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फिर बाद में इसमें और 5 कंट्रियां ऐड हुई,
ब्रुनेन, दारुसलाम, वियतनाम, लियोपीडिया, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये बाद में 10 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट था। इसका फुल फॉर्म था एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इसके एम थे या पर्पस, ऑब्जेक्टिव बोला जाए तो फर्स्ट आता है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस को लेके आना, कल्चर का डेवलपमेंट करना उन देशों के बीच में। ये प्रमोट करता था कि रीजनल पीस बनी रहे, मतलब देशों के बीच में शांति बनी रहे, सब एक दूसरे के साथ न्याय के साथ देखें और एक दूसरे देशों के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप हो। और ये प्रमोट करता है कोलैबोरेशन को, म्यूचुअल असिस्टेंस को, कॉमन इंटरेस्ट के लिए, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए ये असिस्टेंट या हेल्प प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग, रिसर्च की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, मतलब देश आपस में मिलजुल के ट्रेनिंग और रिसर्च कर सकते हैं, लाइक एजुकेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, किसी भी टाइप की। और ये कोलैबोरेट करता है इफेक्टिवली तरीके से ताकि आप चीजों का यूटिलाइजेशन कर सके, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, और ये ट्रेड को और बढ़ावा देता है, उसको एक्सपैंड करता है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेड को लेके, उनकी बारे में स्टडी करता है, इंप्रूवमेंट लेके आता है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज में, लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है लोगों के लिए। ये प्रमोट करता है साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को, उन देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी थे। फर्स्ट आता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंस की क्वालिटी, टेरिटरी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, नेशनल आइडेंटिटी देता है सारे नेशन को, मतलब जो भी देश है उनके लिए रिस्पेक्ट है कि वो स्वतंत्र है, उनके पास अपनी पहचान है, सम्मान करते हैं वो एक दूसरे का। नेक्स्ट है जो हर स्टेट है, जो हर कंट्री है, उनका अपना एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उनको कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है एक्सटर्नल बॉडी, और वो अपने अकॉर्डिंग राइट्स को यूज कर सकती है, बना सकती है। नेक्स्ट आता है ये लोग एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये सेटल करते हैं जो भी डिफरेंट टाइप के डिस्प्यूट हो रहे हैं ताकि शांति को बनाई जा सके। और जो भी आपको थ्रेट्स लग रहे हैं, कोई भी फोर्स का यूज नहीं किया जाता है, इफेक्टिव कोऑपरेशन होता है सभी के बीच में। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एशियन के। नेक्स्ट आता है शार्क्स। शार्क्स का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। ये 8 दिसंबर 1985 को स्टेब्लिश हुई थी। इसके अंदर 8 स्टेट है। अभी तक जो हमने ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स देखे उनके अंदर इंडिया नहीं था, पर इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया था। इसके अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज थी वो इस एग्रीमेंट के अंदर थी। इसके प्रिंसिपल्स थे रिस्पेक्ट करना, कि इक्वलिटी है सभी देशों के बीच में, कि सब लोग इक्वल है, इंडिपेंडेंट है पॉलिटिकली, कोई किसी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता है, और ये एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ये कॉर्पोरेशन बायलिटरल और जो मल्टीलिटरल होते हैं उसके सब्स्टिट्यूट नहीं होते, बल्कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब जो आपके एग्रीमेंट थे 2 या उससे ज्यादा देशों के बीच में, उसके ये अपोजिट होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव था कि प्रमोट करना वेलफेयर को, जो साउथ एशियन लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, प्रोग्रेस करना, कल्चरल डेवलपमेंट को लेके आना, नई अपॉर्चुनिटी को फाउंड आउट करना और अपने पोटेंशियल को पूरे तरीके से जानना, प्रमोट करना सेल्फ रिलायंस को, आप कितने आत्मनिर्भर है, आप कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए, आप अंडरस्टैंड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको सॉल्व करवाते हैं, प्रमोट करते हैं कि सब लोग एक्टिवली कोलैबोरेट करें, म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, साइंस, किसी भी फील्ड में। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ कॉपरेशन करना, जो इंटरनेशनल फोरम है उनके साथ कॉमन इंटरेस्ट के लिए कॉपरेशन करना, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेम पर्पस और सेम एम के लिए। तो ये कुछ शार्क के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स। जो ब्रिक्स था ये एक्रोनिम था 5 मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका इसमें बाद में ऐड हुआ। ये 2009 में बना था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एनुअल समिट है जिसमें कि जो ये 5 देश के सुप्रीम लीडर होते हैं वो मिलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था, ब्रिक्स जो है वो बहुत डीपन होता है, ब्रॉडर होता है, बड़ा होता है, न्याय संगत होता है, कॉपरेशन करना ग्रुप्स के बीच में, जो भी इंडिविजुअल कंट्रीज है वो और अच्छी बने और वो सब समान रहे, और म्यूचुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना डेवलपमेंट के लिए कि सारे देशों को पास फायदा है कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, सब लोग इक्वल है,
सब लोग इक्वल तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स कंसीडर करता है कि हर मेंबर्स की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, गरीबी कम हो, इसका ऑब्जेक्टिव था। इसलिए इस रिलेशन को इंश्योर किया जाता है कि सब एक दूसरी कंट्री की रिस्पेक्ट करे, अपनी स्ट्रेंथ को जाने और कंपटीशन से बचा जा सके। तो ये ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव था। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे या एग्रीमेंट्स हुए थे, जिसमें हमने देखा यूरोपियन यूनियन EU, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, शार्क्स, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन ऑफ द ब्रिक्स, जिसमें की है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।